नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। जिन तीन खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बता देते हैं, पूरे देश से जुड़ी है, जहां कोरोना वायरस एक बार फिर से डरा रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना को प्रदेश में भाजपा की जीत की बड़ी वजह बता दिया है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी है। यहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का आज दूसरा दिन है। राज्य भवन में बैठक कर हार की समीक्षा हो रही है। तो इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर हम पर चर्चा करेंगे, वायरस का खौफ लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस एक बार फिर से डरा रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 752 नए मामले सामने आए। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ गई, यानी 3,420 पर पहुंची। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक सामने आए कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 4.50 करोड़ है। मंत्रालय के आंकड़े ये भी कह रहे हैं, बीते 24 घंटों को देखें तो केरल में 2, राजस्थान और कर्नाटक में कोविड-19 से एक के बाद एक मरीज की मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा पिछले 4 हफ्तों के दौरान नए कोविड मामलों की संख्या में 52% की वृद्धि हो गई है। इस अवधि के दौरान 8,50,000 से अधिक नए मामले सामने आ गए। 28 दिनों की अवधि की तुलना में नए मौतों की संख्या में 8% की कमी है। 3,000 से अधिक नई मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN.1 देश के 4 राज्यों में तेजी से अपने पैर पसारता हुआ दिख रहा है। इन राज्यों में केरल के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भी शामिल हैं। कोरोना के मामले तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 3 केरल के हैं, 2 कर्नाटक के हैं और 1 पंजाब से है। यानी खास बात कि केरल में औसतन 150 से अधिक मामले सामने भी आए हैं। इस वीक के शुरुआत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना का एक भी केस नहीं था, लेकिन अब महाराष्ट्र में कोरोना के 45 एक्टिव मामले सामने आ गए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्मिथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले आज सवाल यही कि क्या जो हमने देखा था कोरोना में पहली, दूसरी, तीसरी लहर में, क्या वही स्थिति हम एक बार फिर से देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में इसी तरह से हमने आंकड़े भी बताए थे कि 1, 2, 3 और उसके बाद हजारों, लाखों तक पहुंच गए थे आंकड़े। क्या इस तरह की स्थितियां और पहले के कोरोना वेरिएंट और अभी के कोरोना वेरिएंट में क्या कुछ अंतर है? श्वेता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। अच्छी बात यह रहेगी कि इस बार हमारे शरीर में, और हम क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, तो हमारे शरीर में इसके प्रति सैनिक तैयार हैं। वो सेल जो कोरोना से लड़ सकती हैं वो हर व्यक्ति के शरीर में तैयार हैं। इसलिए कोरोना जो अभी है वो उतना भयावह रूप नहीं लेगा, ऐसा अंदेशा है। तो इसलिए हमको उतनी चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, नया वेरिएंट है तो संक्रमण फैल सकता है, लेकिन वो उतना मारक होगा ऐसा अंदेशा नहीं है। जी डॉक्टर स्मिथ, ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार के लक्षण क्या कुछ होने वाले, क्योंकि पिछले बार के लक्षण सर्दी, खांसी, फ्लू, फीवर ये सारा था, लेकिन क्या इस बार भी इसी तरह के लक्षण आएंगे? लक्षण लगभग वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो रेस्पिरेटरी वायरस है और जो आएगा वो आपको नाक से लेके फेफड़े तक की ही लक्षण आएंगे, या तो कोल्ड के रूप में आएगा या निमोनिया के रूप में आएगा। तो लक्षण बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होंगे, लेकिन उतने तीव्र नहीं होंगे जैसे पहले थे। डॉक्टर स्मिथ, अब क्या कुछ करना होगा? किस तरह का एहतियात बरतना होगा? क्या हमें पहले की वो जो गाइडलाइन थी वो वापस पालन करना होगा? लगभग गाइडलाइन उतनी कड़ाई से तो नहीं, लेकिन फॉलो करने की जरूर आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर हम मानते हैं जीवन की हानि नहीं है, लेकिन आपके जो काम करने के दिन है, जो स्वास्थ्य है, उसकी हानि तो हो रही है। तो हमें वो गाइडलाइंस को फॉलो करने में कोई हर्ज भी नहीं है, फायदा ही है।
तो डॉक्टर स्मिथ, जब हमने देखा था कि कोरोना एकदम पीक पॉइंट पर था, तब भी लोग कई बार हमने देखा था कि वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस बार थोड़ा कम है। तो क्या उम्मीद की जाए कि वो पालन होगा? क्योंकि अगर पालन नहीं होगा, थोड़े भी अगर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं तो संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। जी, वो मानव सहज प्रवृत्ति ऐसी ही है कि जब तक आपको भय नहीं होता है तब तक प्रीत नहीं होती है। तो वैसा ही है इस बार भी, अगर लोग पुराने उनसे अगर शिक्षा नहीं लेंगे, सबक नहीं लेंगे, तो परेशानी डेफिनेटली बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही वेरिएंट है, इसके आगे भी वेरिएंट्स आते रहेंगे। और इन वायरसेस में ये रहता है कि उनमें आपस में जो है मेल मुलाकात होकर नए वेरिएंट्स कभी भी बन सकते हैं। और हम हर बार ये नहीं सोच सकते हैं कि हर बार हल्का ही रहेगा, वो कभी तेज भी हो सकता है, क्योंकि उसको कोई बहुत आक्रामक वायरस का डीएनए आरएनए मिल जाता है, तो आक्रामक बन सकता है। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उस पर ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन डॉक्टर स्मिथ, ये भी हम समझना चाहेंगे कि WHO ने शुरुआत में ही कह दिया था कि कोरोना कभी जाएगा नहीं, वो हमारे बीच में ही रहेगा। जिस तरह से मलेरिया कभी गया ही नहीं, वो अभी तक हमारे साथ है। तो उसके लिए एक एहतियात बरतने की क्या जरूरत है? हमारे दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एहतियात बरतना जरूरी होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ऐसी चीज है जिसका ध्यान रखना होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो अभी भी हमारे को मास्क लगाना है, ताकि क्योंकि ये थ्रू एयर फैलता है, तो उससे हम भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम संक्रमित है तो हम दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। और वो ये लंबी चेन है, अगर हम दूसरों को सुरक्षित रखते हैं तो ये कोरोना में म्यूटेशंस होने यानी चेंजेस होने में या नए वेरिएंट आने के चांसेस कम करते हैं। अगर हम लापरवाह हो जाते हैं और हम कोरोना की साइकिल को बढ़ावा देते हैं, यानी वो संक्रमण दूसरे लोगों को भी संक्रमित करते रहेगा, तो वो चांसेस कि किसी और अन्य वायरस से मेल मिलाप करे या इसमें म्यूटेशन होके नया कोई वेरिएंट बने, वो चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं संक्रमित हो गया हूं तो मुझे मास्क लगाने से मैं क्यों दूसरे के लिए लगाऊं। वो इन्फेक्शन दोबारा आपके पास में और किसी रूप में वापस किसी नए वेरिएंट के रूप में आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को हम समझें कि अगर हम संक्रमण को रोकते हैं तो हम दोबारा अपने आप को संक्रमित होने से भी बचाते हैं। बिल्कुल, संक्रमण होने से बचा भी सकते हैं। और यानी ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से बच्चों और बुजुर्गों को साफ तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, और खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजों का ध्यान हमें रखना होगा? खाने पीने के लिए ये रहेगा कि आपको खाना भोजन बहुत अच्छा लेना है, उसमें प्रोटीन और पौष्टिक भोजन की जरूरत रहेगी, क्योंकि यही इम्यूनिटी के जो हमारे सैनिक बनते हैं शरीर में, उनको बनाने के लिए यही ईंट और गारे का काम करते हैं। तो ये हमारे पास में होना चाहिए। और जो ध्यान रखना है बुजुर्गों में या बच्चों में वो यही है, क्योंकि हमको अभी भी इस वेरिएंट का ऐसा समझ नहीं है कि ये किस उम्र को खास अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो अभी तो यही माना जाए कि सारे के सारे ही लोग इसके संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। तो सभी को वो गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मिडिल एज के लोग। बिल्कुल, यानी हर किसी को, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार हमको फिर वापस उसी फेज में जाना होगा जहां से हमने शुरुआत कोरोना की हुई थी, और हमने जो जो गाइडलाइन का पालन किया था उसके बाद हमें वापस उसी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। डॉक्टर स्मिथ, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, साफ तौर पर सावधानी रखने की जरूरत है। INS 24/7 आपसे एक बार फिर से अपील करता है कि कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, शुरुआती लक्षण इसी तरह के थे, लगातार आंकड़े बढ़ते चले गए, और वो फेज भी हमने देखा कि वो किस तरह से पीक पॉइंट पर पहुंचा था और किस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। तो शुरुआत हो चुकी है, सावधानी रखिए, सुरक्षा ही बचाव है। तो जीनोम संक्रमण के लिए 62 सैंपल, और लगातार इस तरह से कई राज्यों में रिपोर्ट सामने आ रही है। 150 से अधिक मामले केरल में सामने आ गए, महाराष्ट्र में 45 एक्टिव केस, छत्तीसगढ़ में भी अब एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से हम बार बार यही अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन एक बार फिर से शुरू कर दीजिए, हाथ धोना फिर से शुरू कर दीजिए, और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क पहनना जरूर, मास्क लगाइए। तो देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। और चलिए बात करेंगे
मध्य प्रदेश की जहां पटवारी की जुबान यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लाडली बहना योजना को प्रदेश में भाजपा की जीत की बड़ी वजह करार दिया है। हार को स्वीकार करते हुए आत्ममंथन करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया है। और वहीं जीतू पटवारी ने भाजपा पर तंज कसा और कहा, कांग्रेस की हार का दूसरा कारण बीजेपी के बंटवारे की राजनीति है। भाजपा के वादों पर नजर रखी जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस जनता के बीच जाकर उसकी पोल भी खोलेगी। यानी लाडली बहना योजना ने हराया। इस तरह की बातें जीतू पटवारी ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहना का असर दिख रहा था। ये अलग बात है कि अब बहनों के भैया यानी कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने दरकिनार कर दिया। यानी खुद की हार पर भी पटवारी ने कहा कि अब रिसर्च करूंगा, समीक्षा उसकी की जाएगी। तो कांग्रेस की हार का मुख्य कारण लाडली बहना का असर था। दूसरा कारण रहा कि बीजेपी के बंटवारे की राजनीति भी उन्होंने उसका जिक्र किया। तो लाडली बहना योजना ने हराया है, जीतू पटवारी का ये कहना है। हालांकि वो एक भी कहते हुए नजर आए कि मैं हार को प्रेम से स्वीकार करता हूं और जब हम हारे तो ये मानता हूं कि हमें आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले यही आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए हैं कि लाडली बहना का असर मध्य प्रदेश में दिखा और यही वजह रही है हार की, क्या कहेंगे? देखिए, सच को स्वीकार करना चाहिए। निसंदेह हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और उस पराजय में कहीं ना कहीं एक फैक्टर लाडली बहना है। इन परिणामों के बाद हमें इस बात को भी, इस तथ्य को भी, इस बिंदु को भी स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। और हमारे प्रेसिडेंट जीतू पटवारी जी ने इस बात को कही है, तो निश्चित तौर पर जो समीक्षा हो रही है उस समीक्षा में यह बात भी सामने आई है। मिश्रा जी, लेकिन इलेक्शन देखें, अब जब भी होते हैं चुनाव तो अलग अलग घोषणाएं राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं। तो क्या समझे इस तरह की घोषणा का असर हुआ और अब इसी के नक्शे कदम पर आने वाले दिनों में कांग्रेस भी चलेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? यानी निर्णय को प्रभावित करने वाला एक बिंदु लाडली बहना भी है। यह सही नहीं है कि हम इसी के कारण हारे हैं, और भी कई कारण हैं जिसमें ईवीएम माता भी शुमार है। ईवीएम माता भी इसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि जीतू पटवारी ये भी कहते हुए नजर आए कि हार का जो ठीक रहा है वो कई बार ईवीएम पर फोड़ा भी जाता है और कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आए। तो कितने सहमत हैं आप उससे? मैंने आपसे आग्रह किया ना कि क्योंकि जो बिंदु सामने आए हैं, जो समीक्षा का दौर चल रहा है, उसमें यह बिंदु भी शामिल है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से जीतू पटवारी जी कहते हुए नजर आए हैं कि भविष्य में पार्टी का रोड मैप, सीनियर लीडर्स की भूमिका, और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आए कि लाडली बहना का असर था जिस वजह से कांग्रेस हारी है। देखिए, बहुत शुरुआती दौर से जब कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए थे उस दिन से जनता को समझ में आ गया था कि अगर कांग्रेस आई तो राजनीति का अपराधीकरण होगा। अब आप देखिए, हाल ही में जिन जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया है वो महिलाओं को कहते हैं 500-500 रुपए लेके पोखली में बिक जाती हैं। जिन उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है उनके ऊपर, उनके ही घर के अंदर एक महिला ने आत्महत्या करी है। उनकी बाकी की जो धर्मपत्नियां हैं, कोई गायब हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी का कुछ हो गया, ये हमारे सामने है कि जो उनका आचरण रहा है। और तीसरे हेमंत कटारे जो उप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने एक लड़की के साथ, कॉलेज गोइंग के साथ बलात्कार किया था, उस लड़की ने आत्महत्या की थी। तो जिस प्रकार के प्रत्याशी इन्होंने उतारे, चाहे बैजनाथ कुशवाहा हो, चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा हो, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है, चाहे आप सज्जन सिंह वर्मा जी को देखिए जो चुनाव हार गए हैं अपना। कौन है ये लोग? ये वही हैं जिन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया, जिनके आपराधिक प्रकरण है, कोई 10,000 रुपए का इनामी है। इस प्रकार के परिणाम आना स्वाभाविक था। और भविष्य क्या है कांग्रेस पार्टी का और किन हाथों में है, किस प्रकार से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता असुरक्षित हैं, ये हमारे सामने है। तो प्रत्येक वर्ग के साथ कांग्रेस ने ठगी की और आज जीतू पटवारी का स्टेटमेंट स्पष्ट दिखाता है कि उनका नेतृत्व जो है असक्षम ठीक था। है मिश्रा जी, आपने सुना नेहा जी क्या कुछ कह रही हैं? कह रही हैं कि प्रत्याशियों की वजह से इस तरह का हुआ है। आदरणीय नेहा जी हमारी सम्मानित सहयोगी हैं, वो हमेशा इन बातों का जिक्र करती हैं जो उन्होंने आज कहा है, मगर इन सब का जिक्र करने के पहले वो ये भूल जाती हैं, और मैं अधिक प्रांत में या अतीत के झरोके में नहीं देखना चाहूंगा,
नेहा जी, आप तो इतना बता दीजिए कि जिन हमारे नेताओं पर आरोप लगे थे वो कोर्ट में डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। अब आप ये बता दीजिए कि 2 दिन पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास क्यों लिया है? बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री क्यों लौटाया है? क्या यह उनके सम्मान के साथ कुठाराघात था या उनका सम्मान है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए थे आपके सांसद के खिलाफ, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में पूरे देश में दही जमा हुआ है, उस पर आप क्यों नहीं बोलती हैं? उन्होंने कहा सौहार्द का, सम्मान का, और यदि नहीं बोल रही हैं तो आप रिकमेंडेशन कीजिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पद्मश्री दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। उन पर क्यों नहीं बोलती हैं आप? जी नेहा जी। और आपके उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस की समस्या नेहा जी, यही है। नेहा जी एक मिनट। उत्तर प्रदेश में आपके एक विधायक को नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार में 25 साल का कारावास हुआ है। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के थे। आप ये क्यों भूल जाती हैं? थोड़ा मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर भी आप देखा करें तो बहुत अच्छा होगा। निहाल सिंह जो आपके देश के गृह मंत्री राजस्थान के सांसद थे, उन पर तो महिला ने FIR कराई थी देश के गृह मंत्री होते हुए, वो मामला दबा दिया आपने। तो उन पर भी चर्चा करें, आप खुले दिल से बात करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी नेहा जी। नहीं, चर्चाएं तो सभी विषयों पर होंगी। के मिश्रा जी का भी बहुत सम्मान है। नहीं तो स्पष्टता ये है कि कानून अपना हर जगह काम कर रहा है। के मिश्रा जी, जो आपने उदाहरण आपकी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए आपने नेताओं को भी दिया, आप तो क्या ये साक्षी मलिक, सत्य नहीं है कि ब्रजभूषण उमंग सिंह सिंघार की अभी भी उमंग सिंघार का जो केस है वो चल रहा है, पेंडिंग है। वो हाई दोषी, कोर्ट से वो निर्दोष वहां से, वो निर्दोष वहां नेहा से जी, आप अपडेट हो स्थापित जाइएगा। नहीं हुए हैं। उमंग सिंघार और जी का एक केस हाई नहीं कोर्ट जबलपुर अनेकों से प्रकरण है। क्लियर हो चुका है। कमलनाथ जी कौन थे जो 84 के दंगों में जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, और मैं तो 84 के परिवार से दंगे आई हैं। अब ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति का अपराध लाडली बहना पे बात करें, आप उसमें डर रही हैं क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। किसान ने, के मिश्रा जी, मैंने आपके बीच में नहीं कहा, बहुत सम्मान के साथ आपकी बात को सुना। जी जी। किसान हो, किसान ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। महिलाएं हो, महिलाएं जानती हैं कि कांग्रेस का आचरण क्या है। युवा क्या है, युवा जानता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से उनके साथ 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की। तो अनेकों कारण है कांग्रेस की विफलता के। और अब जो नेतृत्व आया है उसने जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण पूर्व में किया था, अब जो कांग्रेस पार्टी का संगठन का हश्र होने वाला है, ये आप लोग के सामने जल्द आएगा। 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, 3-4 महीने के समय बचा हुआ है और परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर जिन लोगों को नेतृत्व देकर चल रही है, उनके पास संगठन का खुद का क्या अनुभव है? जीतू पटवारी स्वयं अपना चुनाव हारे हैं और उनको अभी लाकर अध्यक्ष बना दिया गया है। मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है जनता के बीच में पर्याप्त तौर पर ठीक है नेहा जी, एक जीतू पटवारी यहाँ पर नहीं रुके और ये भी कहते हुए नजर आए कि जनता के साथ धोखा हुआ, यानी चेहरा किसी और का दिखाया, शादी किसी और के साथ कर दी, लाडली बहना योजना में शिवराज सिंह चौहान को आगे किया और फिर उनको दरकिनार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दरकिनार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भूमिका होती है। और जब नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो कांग्रेस अनेक प्रकार की उसमें समीक्षा कर रही थी। अब जब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से समीक्षा कर रही है। तो देखिए, इनके पास कोई गोल नहीं है, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, और इसी के कारण इस प्रकार की हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। जहां तक है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात, तो आप देखिए कि हमेशा नए चेहरों को नए चेहरों को जगह मिलेगी। आपका काउंटर समय कम है, मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो सिर्फ एक बिंदु नेहा जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि आपने चर्चा की शुरुआत की थी लाडली बहना को लेकर। नेहा जी राजनीति में अपराधीकरण पर पहुंच गई हैं। उनकी मजबूरी ये है कि यदि आज लाडली बहना का समर्थन करेंगी तो दिल्ली दरबार नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो कहने मोदी के मैजिक से जीते हैं। और यदि शिवराज सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते तो यही नेहा जी कहती कि मोदी जी के मैजिक से नहीं, हम लाडली बहना से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी नेता भयभीत हैं। वो शिवराज सिंह जी और मोहन यादव जी में अटके हुए पड़े हैं और भयभीत हैं कि किसको नाराज करें, किसको खुश करें। और यही कारण है कि आज स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही है। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। लाडली बहना का असर या बंटवारे की राजनीति, जिस तरह से जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए। आप दोनों ही जुड़े हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पटवारी की जुबानी हार की कहानी पर हम चर्चा कर रहे थे और चलिए अब जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का शनिवार को दूसरा दिन है।
राज्य भवन में बैठक कर हार की समीक्षा की जा रही है। सभी नेताओं से उनके क्षेत्र में हुई हार की वजह मानी जा रही है। नेताओं से उनकी शिकायत, समस्या समेत सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री और सचिव बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट नहीं मिलने वाले पूर्व विधायकों के साथ चर्चा हो रही है। उसके बाद दोपहर 2 बजे प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों से बातचीत होगी। फिर दोपहर 3:30 पर सभी जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक रखी गई। तो राज्य भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पार्टी के संयुक्त महामंत्री, सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी पूर्व विधायक जिनको चुनाव में टिकट नहीं मिला, उन्हें भी लेकर उनसे भी बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है। पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों से भी चर्चा। इसके बाद दोपहर 3:30 पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मीटिंग भी होगी। यानी 4 बड़ी बैठकें आज हो रही, यानी 2 हो चुकी। इससे पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक 22 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत पूर्व मंत्री समेत नए विधायक भी शामिल रहे हैं। अब इस मीटिंग में प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे। ये भी कहा गया कि पार्टी के स्थापना दिवस यानी कि 28 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेता झंडा फहराएंगे। इसके अलावा नागपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश से करीब 25,000 कार्यकर्ता शामिल होने जाएंगे। डोर टू डोर चंदा कलेक्ट करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप जी जुड़ गए हैं। कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले, जिस तरह से हार पर मंथन चल रहा है कांग्रेस का, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं कल से। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार का सामना देखना पड़ा, और निश्चित तौर पे यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो ये उनका अहंकार, उनका घमंड, उसको गुरु को तोड़ने का काम यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से सत्ता में जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसी तरीके से उन्होंने अपने संगठन में भी भ्रष्टाचार किया। उनके दावेदार, उनके विधायक, उनके प्रत्याशी, सारे के सारे लोगों ने यहाँ के पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के प्रभारी जो कांग्रेस के कुमारी शैलजा के ऊपर भी आरोप लगाया। तो पैसे का लेन देन हुआ। तो ये इस बात को अब ये चर्चा हो रही है कि वो पैसा, कितना पैसा कौन लिया, इस बात की कल पे मंथन किया जा रहा है। कश्यप जी, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि अब हार पर मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार तो बन चुकी है, कैबिनेट भी एक तरह से विस्तार हो चुका है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसका कितना असर दिखने वाला है? डोर टू डोर कैंपेन करने की तैयारी कर रही है, झंडा फहराएगी। 5 साल में कांग्रेस ने लोगों को केवल और केवल झूठ बोल करके सरकार बनाई और केवल नाच गा करके पूरे लोगों के सामने पर प्रस्तुत किया। लोगों की बातें सुनने का अवसर नहीं था। निश्चित तौर पे अब इनको 5 साल में लोगों तक जाएंगे, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वो लोगों के क्या कहते हैं भूख के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ये केवल घोषणा करते रहे, लेकिन यदि पूरा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब इनके ऊपर विश्वास करने वाले लोग नहीं है। तो विश्वास करने वाले लोग अब मौजूद नहीं, यानी झूठ बोलते। केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 3 खबर सबकी नजर पर हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले चलिए दिल्ली का रुख करते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। तो आज का दिन बेहद खास है, मुलाकातों का दौर है। इसके पहले उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, अब दोपहर में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और शाम 7 बजे आपको बता दें राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात होनी है। तो विष्णुदेव साय
पहुंचे हुए हैं। INS-24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जब पीएम मोदी से सीएम विष्णु देव साय की मुलाकात हुई है। तो राज्य को लेकर, विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार जिस तरह से चल रही है उसका रोड मैप और खाका एक तरह से तैयार होने वाला है। और इसी बाबत दिल्ली पहुंचे हैं विष्णुदेव साय और ये मुलाकातें बेहद खास है। इसके पहले सुबह आपको बता दें उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हो चुकी है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उनकी होनी है। वहीं शाम राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी और उसके पहले प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात हुई है। तो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अब चर्चा होगी। वित्त मंत्री से भी आज मुलाकात उनकी होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH-24।